और कितने लव जिहाद। नमस्कार, यही हमारी खास पेशकश और मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। लव जिहाद अपने आप में एक विवादास्पद शब्द बन चुका है। लव क्या है और जिहाद क्या है, इस बहस से अलग ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं जिसमें मोहब्बत और मजहब के नाम पर फरेब है, धोखा है, नफरत इतनी कि कई मामलों में हैवानियत की हद भी पार कर जाते हैं। आखिर क्या है इस मोहब्बत और फरेब की हकीकत? कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज होता, मगर यहाँ तो मोहब्बत को लेकर ही जंग छिड़ी हुई है। इस जंग में दर्द का आलम इन पीड़ितों के चेहरे से टपका है। ये चीख चीख कर कह रहे हैं, इस मोहब्बत में धोखा है, इस इश्क में फरेब है, इस प्यार में दिल टूटा है, भरोसा उठा है। पीड़ितों का दावा है कि उनके साथ लव जिहाद हुआ है। मोहब्बत की ऐसी दर्दनाक दास्तां किसी एक की नहीं, बल्कि एक के बाद एक ऐसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं और सारे मामलों में एक बात आम है, मोहब्बत, मजहब और फिर इन दोनों के नाम पर धोखा। रांची के तारा शाहदेव मामले की सुर्खियां अभी थमी नहीं है। मामले की जांच चल रही है। कहानी लव जिहाद से कहीं आगे बढ़कर बड़ी साजिश के सुराग दे रही है, मगर ऐसे मामलों का सिलसिला थमा नहीं है। झारखंड के ही चतरा जिले से लेकर बिहार के भागलपुर तक कथित लव जिहाद के पीड़ित सामने आ रहे हैं। इधर यूपी के मुजफ्फरनगर और कानपुर जैसे शहरों से भी मोहब्बत के नाम पर फरेब और मजहब के नाम पर धोखे का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इन तमाम पीड़ितों की दर्द दास्तान हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और चौंकाने वाली खबर। जिस मोहब्बत से मजहब की दूरियां सिमट जाती थीं, उससे नफरत की बयार इतनी तेज हुई है, आपसी भरोसे की दीवार ऐसी चकनाचूर हुई कि आगरा के वैश्य समाज ने तालिबानी फरमान जारी कर दिया। हम लोगों ने ये लोगों से आग्रह किया है कि बच्चों को मोबाइल न ले जाने दिया करें स्कूल के लिए लड़कियों को, क्योंकि खास तौर से जो काम होते हैं मोबाइल के द्वारा ही लोग एक दूसरे से संपर्क में आते हैं और कम से कम महीने में एक बार उसको मोबाइल को चेक भी करना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमारे जो पुराने सामाजिक मान्यताएं और सांस्कृतिक हमारी जो विरासत है और जो हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं, उनके तहत हमें बच्चों को शिक्षित भी करना चाहिए, उनको बताना भी चाहिए। वैश्य समाज के इस फैसले की आलोचना हो रही है। सभ्य समाज में इसे तालिबानी फरमान करार दिया जा रहा है। उधर लव जिहाद का जो मामला सामने आया है, उसमें धोखे और फरेब की इंतहा हो रही है। मोहब्बत में धोखे की फितरत अपराध की सीमा लांघ रही है। आज तक ब्यूरो। लव जिहाद का मामला मेरठ गैंगरेप की घटना के बाद से सुर्खियों में है। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु इसे सियासी साजिश और इस्लाम के खिलाफ बताते हैं, लेकिन फरेब के ऐसे मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। ताजा मामला है मुजफ्फरनगर और कानपुर का। पीड़ित लड़कियों का आरोप है कि धोखे से शादी के बाद धर्म बदलने के लिए उन पर जुल्म ढाए गए। ये आंखें जमाने से पूछ रही हैं सवाल कि क्या किसी पर भरोसा करना गुनाह है। मुजफ्फरनगर की ममता को अब तो ऐसा ही लगता है। एक दो नहीं बल्कि 8 साल तक वो अपने पति का सितम सहती रही, उसके जुल्मों का शिकार बनती रही। उसके बाद जब वो पति के घर से बाहर काम की तलाश में निकली तो एक और मुश्किल राह उसके सामने खड़ी थी। जहां काम मांगा वहां काम के बदले उसका सब कुछ छीन लिया गया। शादी मीरापुर हुई थी रविंद्र के साथ में। 1-2 महीना सही रही, वहाँ भी मुझे टॉर्चर होना शुरू हो गया था। नशा करते थे बहुत ज़्यादा। 8 साल से कुछ काम भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, मारना पीटना, बच्चों का पालना बहुत मुश्किल हो गया था मुझे। इसीलिए मैंने बाहर कदम उठाया था काम करने के लिए। पहले मैं बाहर काम करती रही, टीचिंग भी करी, पोलियो ड्रॉप्स भी पिलाए थे। फिर बाद में मैं डॉक्टर के यहाँ पे गई थी। अब इनके यहाँ पे मुझे जॉब की भी ज़रूरत थी क्योंकि बच्चे भूखे नहीं देखे जाते थे। और जब मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने 1-2 दिन तो खैर ठीक करा, लेकिन बाद में ना छेड़छाड़ हल्की हल्की शुरू कर दी थी। फिर इन्होंने छुरे के बल पे, क्योंकि 3-4 कमरों का नर्सिंग होम है इनका, अलग ले गए। छुरे के बल पे इन्होंने मेरे साथ में रेप किया।
और उसके बाद में फिर इन्होंने मेरे साथ में मतलब ज़बरदस्ती करते रहे और मैंने कहा कि मैं नहीं आने की, तो यूँ कह रहे मैं तुम्हारे बच्चों को ख़त्म कर दूंगा। दिल्ली की रहने वाली ममता बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने घर से निकली थी, लेकिन वो कई साल तक बच्चों के नाम पर ही जबरदस्ती का शिकार होती रही। जिस डॉक्टर ने उसे नौकरी दी, उसने पहले ममता को पति से तलाक दिलवाया, फिर उस पर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव डाला और धर्म परिवर्तन कराने के बाद उसके साथ जबरन निकाह किया और धर्म परिवर्तन करवाया मेरा वहाँ पे। फिर मवाना ले जाके मेरे साथ निकाह करा था। निकाह करने के बाद में अपने साथ ही रखना, अपने साथ ही ले जाना करना, और फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातों पे लड़ाई झगड़ा, मारना पीटना। मैं टॉर्चर सहती रही क्योंकि मुझे अपने बच्चों की वो थी। दूसरा, मुझे कोई भी ये नहीं था कि मुझे कौन निकालेगा क्या करेगा, क्योंकि मुझे किसी की सपोर्ट नहीं थी, ना ही मायके से थी ना ससुराल से थी। अब मैं इसी वजह से चुपचाप एक तो बच्चों की जान की वजह से उसका टॉर्चर सहती रही। लेकिन कहते हैं ना, कई बार अंधेरे में उम्मीदों की रोशनी दिख जाती है। ममता को भी सहारा मिला और डॉक्टर की गैस से फरार होकर वो पुलिस तक जा पहुंची। फिलहाल ममता ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिनमें से डॉक्टर को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी की तलाश जारी है। उधर कानपुर लव जिहाद मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित लड़की ने 161 के तहत 27 अगस्त को पुलिस के सामने जो बयान दिया है, उसमें जबरन धर्मांतरण कराने की कोई बात नहीं कही गई है, जबकि पीड़ित लड़की का कहना है कि उसने पुलिस के सामने ये बयान दिया है। 17 को मेरा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया और 18 को निकाह जबरदस्ती मुझसे करवाया गया और मुझे ये धमकी दी गई कि जैसा हम बोल रहे हैं वैसा तुमने अगर नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को हम खत्म कर देंगे। जिसकी और जब निकाह हुआ उस वक्त उसके परिवार के सिवा वहाँ पर 3-4 लोग और भी मौजूद थे, जिन्होंने मुझ पर दबाव बनाया और जबरदस्ती मेरे साथ निकाह किया। महज 14 साल की लड़की ताइक्वांडो की राष्ट्रीय खिलाड़ी है, जिसने कुछ दिन पहले पुलिस में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला दर्ज कराया था। लड़की का आरोप था कि उसे एक बस के कंडक्टर वसीम ने अपना नाम राजा बताकर झांसे में फंसाया था। वसीम और राजा ने बहन की मदद से इसे अपने घर बुलाया और फिर बंधक बनाकर जबरन निकाह किया। आपने कैमरे पे कहा कि उसने आपका निकाह किया, फिर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा के तब निकाह किया। आपने पुलिस को जो बयान दिया है 164 में मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया, पुलिस का कहना है कि उस बयान में आपने जो है जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की बात नहीं कही है। क्या ये सच है? नहीं, उस बयान में भी मैंने यही बोला है कि मैं जबरदस्ती मेरा धर्म परिवर्तन करवाकर जबरदस्ती निकाह किया गया है। लेकिन पुलिस इसे जबरन धर्म परिवर्तन का मामला मानने को तैयार नहीं है। पुलिस भले ही कानपुर मामले को लव जिहाद ना माने, लेकिन रांची से उठी लव जिहाद की आंच पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुकी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कानपुर से रंजो सिंह के साथ संदीप सैनी, मुजफ्फरनगर, आज तक। लव जिहाद का एक मामला भागलपुर में भी सामने आया। इसमें पीड़ित लड़की नाबालिग है और 4 महीने पहले घर से गायब हुई थी। घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने लड़की को ढूंढ निकाला, लेकिन इसके बाद जो कहानी सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। इस लड़की को आज अफसोस है अपनी मोहब्बत पर, अपने एतबार पर, मोंटी नाम के उस लड़के से दिलो जान की हद तक अपने प्यार पर। जब तक ये पता चला उस लड़के का असल नाम मोंटी नहीं बल्कि मुश्ताक है, तब तक काफी देर हो चुकी थी। हम उससे नाम पूछे तो अपना नाम मोंटी बताया। हमको ये नहीं बताया कि हम मुस्लिम हैं या हिंदू। इसलिए उसी बात की चला फिर गांव में बोला कि आज के दिन चलो। भागलपुर की रहने वाली ये लड़की दावा कर रही है कि उसके साथ लव जिहाद के नाम पर खिलवाड़ किया गया। इस लड़की का नाम हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि 11वीं क्लास में पढ़ती है और नाबालिग है। लड़की का आरोप है कि शादी के बाद मुश्ताक नाम का लड़का अपने घर ले गया। लड़की को तब शक हुआ जब मुश्ताक उसे शाहजंगी मस्जिद लेकर पहुंचा। इसके बाद मुश्ताक ने अपना असली नाम और मजहब बताया। लड़की के मुताबिक ये सब जानकर उसने निकाह से इनकार किया। इनकार भी किया निकाह करने के लिए, तो जबरदस्ती निकाह कराया। हमारा भी कि निकाह करो, तो जबरदस्ती निकाह कराया, निकाह किया गया। इसीलिए उसके फिर 6-7 सादा पेश था।
उसने साइन लिया गया तो साइन हम नहीं कर रहे थे, तो इसलिए ज़बरदस्ती उसने भी साइन लिया गया। लड़की की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन आखिर मुश्ताक से उसकी मुलाकात हुई कैसे और नाबालिग उम्र में घर छोड़ने का पूरा मामला आखिर क्या था? भागलपुर में राजीव सिद्धार्थ के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। रांची में लव जिहाद मामले का खुलासा क्या हुआ? देश भर में एक के बाद एक लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में लव जिहाद का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बिहार के भागलपुर में भी एक नाबालिग लड़की ने जबरन धन परिवर्तन और निकाह का आरोप लगाया है। इससे पहले यूपी के कानपुर में एक राष्ट्रीय खिलाड़ी ने लव जिहाद का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था। रांची की शूटर तारा शाहदेव मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। उस मामले में मंत्री से लेकर संतरी तक की मिली भगत की जांच रांची पुलिस कर रही। ये चारों तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर किस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं। तारा शाहदेव से ये मामले की शुरुआत होती है, मतलब पब्लिक में एकाएक मामले आने शुरू होते हैं और फिर एक कड़ी बन जाती है। लव जिहाद का सबसे चर्चित मामला है रांची का। शूटिंग चैंपियन तारा शाहदेव के खुलासे के बाद से ही यह मामला नए नए मोड़ ले रहा है। रंजीत उर्फ रकीबुल की असलियत को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। उसकी गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद जो सुराग मिले हैं, रांची पुलिस उनकी कड़ियां जोड़ रही है। रांची लव जिहाद मामले में तेज तफ्तीश। रंजीत उर्फ रकीबुल के 50 से ज्यादा मोबाइल। मंत्रियों पर बना इस्तीफे का दबाव। पुलिस अफसरों से भी हो रही है पूछताछ। रांची के चर्चित लव जिहाद मामले में इससे पहले कि सीबीआई जांच का औपचारिक जिम्मा संभाले, तब तक रांची पुलिस अपनी तफ्तीश चार्जशीट तक के मुकाम तक ले जाने की तैयारी में जुटी है। लिहाजा पुलिस ने सोमवार को रंजीत उर्फ रकीबुल को दूसरी बार 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया। इसी बीच तफ्तीश में पुलिस को रकीबुल के 50 से ज्यादा मोबाइल फोन खरीदने का भी पता चला है। रविवार को जब पुलिस ने रकीबुल के ब्लेयर अपार्टमेंट वाले फ्लैट में छापेमारी की थी, तब 15 मोबाइल फोन तो बरामद हुए ही थे। 10 मोबाइल फोन के डब्बे उसने अपने घर में सजा कर रखे थे। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि रंजीत उर्फ रकीबुल इतने मोबाइल फोन का इस्तेमाल क्यों करता था। लव जिहाद के इस मामले में अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है रंजीत उर्फ रकीबुल के ठिकानों से मिले दस्तावेज और दूसरी चीजों को उसके करतूत के साथ जोड़ने की। रांची पुलिस अब ये जानना चाहती है कि आखिर वो इतने सिम कार्ड और मोबाइल फोन का इस्तेमाल किससे और क्या बातें करने के लिए करता था। रांची पुलिस ने इस सिलसिले में मंगलवार को झारखंड के 3 डीएसपी को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही डीएसपी से पूछताछ हो सकी। सुरजीत ने माना कि रंजीत उर्फ रकीबुल को बचपन से वो जानता है, लेकिन उसने रंजीत के लिए गलत काम नहीं किया, जबकि बाकी 2 डीएसपी में एक छुट्टी पर होने और दूसरा नक्सल विरोधी अभियान में होने का हवाला देकर हाजिर नहीं हुए। उधर बीजेपी की तरफ से बढ़ते इस्तीफे के दबाव के बीच झारखंड के एक मंत्री हाजी हुसैन अंसारी ने भी रंजीत उर्फ रकीबुल को जानने की बात तो कही, लेकिन गलत धंधों में साथ देने से इनकार किया। हालांकि आज तक के सवाल और रकीबुल के नाम पर हाजी हुसैन अंसारी कन्नी काटते दिखे। रकीबुल वाली बात 3 बजे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? इस बीच झारखंड महिला आयोग की मामले में सक्रिय हो गया। आयोग की 2 सदस्यों ने तारा शाहदेव से मुलाकात की और इंसाफ की लड़ाई में पूरा साथ देने का भरोसा दिया। धर्मवीर सिन्हा के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, रांची, आज तक।